स्वागत है। आज आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सचमुच में दुनिया के नक्शे से गायब हो सकती है। और ये कोई मतलब दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर में बसे एक छोटे से देश तुवालू की। बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के डूबने की कहानी नहीं है। ये एक संस्कृति, एक पहचान और 11,000 लोगों के भविष्य के दांव पर लगने की कहानी है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है उनमें एक तो तुवालू की भौगोलिक और राजनीतिक बनावट का पूरा ब्यौरा देता है, और दूसरा एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो दिल दहला देने वाली कहानी बताता है, वहां से पहले जलवायु प्रवासियों के पलायन की। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये छोटा सा देश असल में है क्या, ये किस अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है और क्या इसके बचने का कोई रास्ता है। और मुझे लगता है यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि तुवालू की कहानी सिर्फ तुवालू की नहीं है, ये एक प्रतीक है जलवायु परिवर्तन के सबसे कठोर और एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुवालू है कहाँ? हाँ, नक्शे पर इसे ढूंढना भी एक काम है। सही बात है। ये ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच नीले समंदर में मोतियों की तरह बिखरा हुआ है। और जब मैं छोटा कहती हूँ तो मेरा मतलब वाकई बहुत छोटा है। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। कुल क्षेत्रफल सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर। 26? हाँ, सिर्फ 26। ये तो मतलब इसे समझने के लिए कोई तुलना करनी पड़ेगी। दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा। यानी दिल्ली शहर के अंदर तुवालू जैसे 50 से भी ज्यादा देश बस सकते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से छोटा है। हाँ, और जो बात मुझे पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये है कि ये देश कोई एक ठोस जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स और ज्वालामुखी चट्टानों से बने 9 छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है। लेकिन यहाँ है वो तथ्य जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारे स्रोत के मुताबिक तुवालू का कोई भी हिस्सा समुद्र तल से 4.5 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं है। 4.5 मीटर, बस। 4.5 मीटर। मेरे घर की छत शायद इससे ज्यादा ऊंची है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। सोचिए, जब हम समुद्र के जल स्तर में वृद्धि की बात करते हैं तो 4.5 मीटर की ऊंचाई लगभग कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि पूरा देश खतरे की जद में है। एक बड़ी तूफानी लहर पूरे द्वीप को पार कर सकती है। और पानी की समस्या से बढ़ते समुद्र तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में ये भी लिखा है कि यहाँ कोई नदियां नहीं है, एक भी नहीं। तो पीने का पानी? वही सवाल मेरे मन में भी आया। वे पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर है, वर्षा जल का संचयन करते हैं। अब सोचिए, जब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का पैटर्न बदलता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कभी लंबा सूखा पड़ता है, तो उनके पीने के पानी का एकमात्र स्रोत भी कितना अविश्वसनीय हो जाता है। और ऊपर से समुद्र का खारा पानी जमीन के नीचे रिसकर उनके ताजे पानी के स्रोतों को भी खराब कर रहा है। दोहरी मार, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। और इस छोटी सी जमीन पर रहते भी बहुत कम लोग हैं। वेटिकन सिटी को छोड़ दें तो तुवालू की आबादी किसी भी अन्य स्वतंत्र राष्ट्र से कम है, सिर्फ लगभग 11,000 लोग। दिल्ली के किसी एक बड़े मोहल्ले की आबादी जितनी। हाँ, और ये छोटा समुदाय एक बहुत ही अनोखे तरीके से रहता है। उनकी राजनीतिक व्यवस्था भी दिलचस्प है। 1978 में यूके से आजादी तो मिल गई, लेकिन ये अभी भी एक संवैधानिक राजतंत्र है। यानी किंग चार्ल्स तृतीय अभी भी राष्ट्र के प्रमुख हैं, नाम के लिए। हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन की तरह। लेकिन जो बात मुझे और भी अनोखी लगी वो ये है कि वहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये सचमुच में अनोखा है। इसका मतलब है कि उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत योग्यता और समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर चुने जाते हैं, किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं। ये एक बहुत ही सामुदायिक और शायद ज्यादा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। और उनकी अर्थव्यवस्था भी वो इसी सामुदायिक भावना को दर्शाती है। कोई बड़े उद्योग नहीं है। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर लोग निर्वाहक खेती पर निर्भर हैं। मतलब वे उतना ही उगाते हैं जितना उनके परिवार के गुजारे के लिए जरूरी है। जैसे नारियल, टैरो, केले, इस तरह की चीजें। और उनकी आय के स्रोत भी बहुत रचनात्मक हैं। विदेशों में काम करने वाले रिश्तेदारों से भेजा गया पैसा एक बड़ा सहारा है। हाँ, और वो खोपरा यानी सूखे नारियल का निर्यात करते हैं। और एक जमाने में उनके खूबसूरत डाक टिकट भी बहुत लोकप्रिय थे। बिल्कुल। और मछली पकड़ने के लाइसेंस, उनका समुद्री क्षेत्र उनके जमीनी क्षेत्र से हजारों गुना बड़ा है।
तो वे विदेशी बेड़ों को अपने पानी में मछली पकड़ने का अधिकार बेचकर शुल्क वसूलते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक शांत आत्मनिर्भर समुदाय है जो प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही जुड़ाव अब उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये तो हुई देश की बनावट की बात, लेकिन इस शांत भूगोल के ऊपर जब हम जलवायु परिवर्तन की हकीकत को रखते हैं तो तस्वीर बहुत तेजी से डरावनी होने लगती है। हाँ, क्योंकि हमने बात की कि देश की अधिकतम ऊंचाई 4.5 मीटर है, लेकिन हमारे दूसरे स्रोत के अनुसार इसके 9 निचले एटॉल समुद्र तल से औसतन केवल 2 मीटर ऊपर है। सिर्फ 2 मीटर? सिर्फ 2 मीटर। ये तो एक औसत इंसान की लंबाई से बस थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब किंग टाइड जैसा कोई ऊंचा ज्वार आता है तो समुद्र का पानी बस यूं ही जमीन पर बहने लगता है। सड़कों पर, घरों के नीचे। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है। खारे पानी की घुसपैठ, अत्यधिक ज्वार और तटीय कटाव, इन सब के कारण कुछ समुदाय पहले ही अपने घरों को छोड़कर देश के थोड़े ऊंचे अंदरूनी हिस्सों में चले गए हैं। वे अपने ही देश में विस्थापित हो रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ जमीन खोना नहीं है। जब खारा पानी जमीन में घुसता है तो वो खेती की जमीन को हमेशा के लिए बंजर बना देता है। हाँ, बंजर। आप उसमें कुछ नहीं उगा सकते। वो ताजे पानी के भूमिगत स्रोतों को खारा कर देता है, तो पीने का पानी और भोजन दोनों पर एक साथ संकट आ जाता है। और भविष्य की तस्वीर तो और भी ज्यादा भयावह है। हमारे स्रोत में नासा के एक अनुमान का जिक्र है और वो आंकड़े वाकई नींद उड़ा देने वाले हैं। हाँ, और ये कोई दूर की कल्पना नहीं है। ये वैज्ञानिक डेटा पर आधारित एक गंभीर चेतावनी है। नासा का अनुमान है कि अगर सबसे खराब स्थिति में समुद्र का स्तर 2 मीटर बढ़ जाता है, जो कि मौजूदा उत्सर्जन के रुझानों को देखते हुए संभव है। हाँ, पूरी तरह से संभव है, तो साल 2050 तक तुवालू की राजधानी फुनाफुटी का 90% हिस्सा पानी के नीचे हो सकता है। 2050, ये तो सिर्फ 25-26 साल दूर है। 90% राजधानी पानी के नीचे। इसका मतलब है कि देश का दिल, जहां सरकार है, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, सब कुछ डूब जाएगा। ये सोचना भी मुश्किल है। ये एक धीमा लेकिन निश्चित अंत जैसा है। बिल्कुल। इसी भयानक और लगभग निराश कर देने वाली स्थिति के बीच एक ऐसा कदम उठाया गया है जो असाधारण है, अभूतपूर्व है। एक ऐसा समाधान जो उम्मीद भी जगाता है और बहुत सारे मुश्किल सवाल भी खड़े करता है। हमारे वीडियो स्रोत के मुताबिक तुवालू की 1/3 से अधिक आबादी ने ऑस्ट्रेलिया के एक नए क्लाइमेट वीजा के लिए आवेदन किया है। 1/3 आबादी? हाँ, 1/3। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये दिखाता है कि लोगों में हताशा किस स्तर पर है। ये कोई बेहतर नौकरी या बेहतर जीवन शैली के लिए पलायन नहीं है। ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए, एक सूखी जमीन पर खड़े रहने के लिए पलायन है। और ये वीजा ऑस्ट्रेलिया तुवालू फले-पिली यूनियन नामक एक समझौते के तहत हो रहा है और ये दुनिया का पहला औपचारिक जलवायु प्रवासन समझौता है। फले-पिली, इसका तुवालू की भाषा में मतलब होता है अच्छा पड़ोसी। अच्छा। हाँ, पारस्परिक देखभाल और सम्मान, ये नाम ही इस समझौते की भावना को दर्शाता है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया हर साल 280 तुवालू के नागरिकों को अपने यहाँ आकर बसने की अनुमति देगा। 280 लोग हर साल। पहली नजर में ये संख्या शायद बड़ी न लगे, लेकिन 11,000 की आबादी वाले देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। इसका मतलब है कि लगभग 40 सालों में पूरे देश को सैद्धांतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया में फिर से बसाया जा सकता है। ये एक तरह से एक पूरे राष्ट्र का नियोजित स्थानांतरण है। और इस वीजा की जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी व्यापकता। अक्सर विकसित देशों के वीजा कार्यक्रम युवा, शिक्षित और कुशल कामगारों के लिए होते हैं। हाँ, लेकिन ये समझौता अलग है। बहुत अलग। स्रोत बताते हैं कि ये आवेदकों को ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विकलांगता सहायता, इन सब तक पूरी पहुंच की गारंटी देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी के लिए खुला है, बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग भी। बिल्कुल। ये उन लोगों की मदद के लिए बनाया गया है जो अन्यथा शायद कभी पलायन नहीं कर पाते। यह एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक समुदाय को बचाने की कोशिश है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके पीछे असली इंसान और उनकी कहानियां हैं। जो पहले लोग इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, उनमें तुवालू की पहली महिला फोकलिफ्ट ड्राइवर, एक डेंटिस्ट और एक पादरी भी शामिल है। हाँ, सोचिए, ये वो लोग हैं जो अपने समुदाय के स्तंभ थे। अब उन्हें अपना पूरा जीवन हजारों किलोमीटर दूर एक नई जगह पर शून्य से शुरू करना होगा। लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे जटिल और शायद सबसे विवादास्पद पहलू सामने आता है।
इस जीवन रक्षक नाव की कीमत क्या है? हाँ, ये उदारता मुफ्त में नहीं आई है। ये एक ऐसा सौदा है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। स्रोत के अनुसार इस समझौते के बदले में तुवालू को अपनी सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मामलों पर ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से वीटो पावर देनी पड़ी है। वीटो पावर मतलब ये कि तुवालू किसी भी अन्य देश के साथ कोई भी सुरक्षा या रक्षा समझौता करने से पहले ऑस्ट्रेलिया से परामर्श करने और उसकी सहमति लेने के लिए बाध्य है। ये तो एक बहुत बड़ा समझौता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अपनी विदेश नीति और सुरक्षा पर किसी दूसरे देश को इतना नियंत्रण देना, ये संप्रभुता का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ने जैसा है। ज्यादातर देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कभी नहीं। लेकिन तुवालू के पास विकल्प क्या थे? ये अस्तित्व का सवाल था। जब आपका देश सचमुच डूब रहा हो तो आप अपनी संप्रभुता बचाने और अपने लोगों को बचाने के बीच चुनाव कैसे करते हैं? ये एक असंभव विकल्प है। तो सवाल उठता है, क्या ये दुनिया के लिए एक मॉडल हो सकता है? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है, शायद नहीं। ये एक अनोखा समाधान है जो एक बहुत ही अनोखी स्थिति में काम कर रहा है, और इसका कारण है पैमाना। हाँ, पैमाना। तुवालू की आबादी बहुत कम है, 11,000 लोग। ऑस्ट्रेलिया इतनी छोटी आबादी को कुछ दशकों में आसानी से अपने समाज में समाहित कर सकता है। लेकिन जब हम वैश्विक तस्वीर देखते हैं तो तस्वीर भयावह हो जाती है। हाँ, अनुमान है कि 2050 तक 2.5 करोड़ से लेकर 1 अरब लोग जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हो सकते हैं। 1 अरब लोग, वे सब कहाँ जाएंगे? कोई भी देश या देशों का समूह भी इतने सारे लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता। ये समझौता एक जीवन रक्षक नाव की तरह है, पूरे डूबते जहाज के लिए समाधान नहीं। ये भविष्य की कूटनीति की एक झलक है। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि असली समाधान प्रवासन नहीं है। ये तो सिर्फ एक बैंडेड है, एक आखिरी उपाय है। असली समाधान है उस बीमारी को रोकना जो ये सब कर रही है। यानी वैश्विक उत्सर्जन में कटौती करना। हाँ, जब तक दुनिया के बड़े और औद्योगिक देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तुवालू जैसे दुनिया के सबसे छोटे और सबसे कमजोर राष्ट्र सबसे बड़ी कीमत चुकाते रहेंगे। ये संकट का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर विरोधाभास है। जिन लोगों ने समस्या को पैदा करने में लगभग कोई भूमिका नहीं निभाई है, वे ही इसका सबसे पहला और सबसे बुरा परिणाम भुगत रहे हैं। यही जलवायु अन्याय है। तो आज की इस चर्चा से हमने क्या समझा? तुवालू एक अनोखा, खूबसूरत राष्ट्र है जो एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जो उसने पैदा नहीं किया। और हमने देखा कि इसका समाधान, ये फले-पीली यूनियन, एक ही समय में मानवीय भी है और बेहद जटिल भी है। ये लोगों की जान बचाता है, उन्हें एक नया भविष्य देता है, लेकिन ये एक राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी आज़ादी की कीमत पर आता है। ये एक ऐसा सौदा है जो कोई भी देश स्वेच्छा से नहीं करना चाहेगा। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि जब किसी देश की जमीन पूरी तरह से पानी के नीचे गायब हो जाती है, तो उस देश का क्या होता है? क्या एक देश बिना जमीन के मौजूद रह सकता है? ये तो एक दार्शनिक प्रश्न जैसा लगता है। क्या संस्कृति, पहचान और सरकार, क्या ये सब बिना भौगोलिक सीमाओं के जीवित रह सकते हैं? एक राष्ट्र की परिभाषा क्या है जब उसके नागरिक एक दूसरे देश में बस गए हों और उनके पास लौटने के लिए कोई घर ना हो? क्या तुवालू तब भी एक देश रहेगा, या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक याद बनकर रह जाएगा?